तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी जियोलॉजिकल मिस्ट्री को अनबॉक्स करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई बात करता है, पर शायद गलत नजरिए से। भारत की विशाल जनसंख्या। आमतौर पर जब भी इस मैसिव आबादी का जिक्र होता है तो इसे एक मॉडर्न पॉलिसी फेलियर की तरह देखा जाता है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसे बिल्कुल एक नए एंगल से देखेंगे। एक ऐसी हजारों साल पुरानी भौगोलिक सच्चाई, एक डीप ज्योग्राफी का रहस्य जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने था, पर जिसे हमने कभी ठीक से नोटिस ही नहीं किया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 1.47 बिलियन यानी करीब 147 करोड़। जरा इस नंबर के स्केल को फील कीजिए। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि किसी को भी हैरान कर दे। हम लिटरली एक ऐसी विशाल आबादी की बात कर रहे हैं जिसने आकार और पैमाने के मामले में बाकी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और जब आप इस स्केल को जमीन के हिसाब से देखते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम लगती है। सोचिए, दुनिया के 18% आबादी दुनिया के सिर्फ 2% हिस्से पर रह रही है। नो वे। यही वजह है कि जब भी कोई कैजुअली इस डेंसिटी को देखता है तो उनके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि यार ये जगह तो ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेटेड है। ये स्टेटिस्टिक्स उस परसेप्शन को इंस्टेंटली वैलिडेट कर देते हैं। लेकिन यहीं पर हम मोस्टली गलती करते हैं। अक्सर हम इस आबादी के पीछे गरीबी, एजुकेशन की कमी या चलिए कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे यूपी और बिहार को ब्लेम कर देते हैं। हम सोचते हैं लोग इलिटरेट हैं इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर एक्चुअली स्क्रैच दैट। सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक मिथ्स हैं। असली कारण इंसान के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है, और वो है इस क्षेत्र की डीप ज्योग्राफी, हमारी भौगोलिक संरचना। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक साल यानी एडी से लेकर 1000 एडी तक के इतिहास को देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। इन 1000 सालों में भारत में लगातार दुनिया की लगभग 30% आबादी रहती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? उस वक्त इस धरती पर चलने वाला हर तीसरा इंसान भारतीय था। तो ये कोई आज का संकट नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना एक हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड है। तो आखिर इस पूरे खेल का हीरो कौन है? वो है सिंधु गंगा का मैदान, यानी दी इंडो गैंजेटिक प्लेन। मेसोपोटामिया हो या इंडस वैली, शुरुआती सभ्यताएं हमेशा उपजाऊ नदियों के किनारे ही क्यों बसी? क्योंकि स्थायी भोजन के बिना एक विशाल आबादी पनप ही नहीं सकती। और करीब 1.7 मिलियन साल पहले बना ये मैदान लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा, कंटिन्यूअस और सबसे उपजाऊ एल्यूवियल प्लेन है। अब इसकी विशालता को समझने के लिए एक कंपैरिजन करते हैं। उत्तरी चाइना का उपजाऊ मैदान करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, और इजिप्ट की फेमस नाइल वैली सिर्फ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सिंधु गंगा का मैदान एक मैसिव 700,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। इस ह्यूज स्केल की वजह से यहां की एग्रीकल्चरल कैपेसिटी दुनिया में बिल्कुल अनमैच्ड है। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है ये। अच्छा, एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट देखते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नेदरलैंड्स में हर स्क्वायर किलोमीटर में 531 लोग रहते हैं, और भारत में 484। मतलब यूरोप का एक हाईली डेवलप्ड देश एक्चुअली भारत से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ये प्रूफ है इस बात का कि जहां डीपली फर्टाइल रिवर फेड लैंड होती है, वहां लॉजिकली एक बहुत डेंसली पैक्ड आबादी सपोर्ट होती ही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी परफेक्ट उपजाऊ जमीन आई कहां से? इसके लिए हमें टाइम ट्रैवल करके 5 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की आपस में मैसिव टक्कर हुई। इस टक्कर से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालयाज बने, और उनके ठीक नीचे एक बहुत गहरी घाटी बन गई। यही वो डिप्रेशन था जिसने बाद में इस फर्टाइल सिविलाइजेशन को फाउंडेशन दी। और इन हिमालयाज ने इस ज्योग्राफी को एक ट्रिपल बेनिफिट दिया, एक परफेक्ट रेसिपी कह लीजिए। पहला, ये पहाड़ दक्षिण पश्चिम मॉनसून हवाओं को ब्लॉक करके पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक प्रॉपर्ली डिफाइंड बारिश का मौसम क्रिएट करते हैं। दूसरा, ग्लेशियर्स के पिघलने से हमें 10 बड़ी नदियां मिलती हैं जो साल भर बहती हैं। और तीसरा, ये सेंट्रल एशिया से आने वाली फ्रीजिंग सूखी हवाओं को रोक लेते हैं। रिजल्ट, साल भर अनइंटरप्टेड खेती। और ये ज्योग्राफिकली कितना बड़ा जैकपॉट था, ये इतिहास भी मानता है। 304 बीसी में जब ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज यहां आए तो उन्होंने क्लियरली नोट किया कि भारत में साल में इजीली 2 फसलें उगाई जाती हैं और यहां कभी अकाल नहीं पड़ता। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हमारा भूगोल हिस्टोरिकली कितना केपेबल था एक मैसिव आबादी को कंप्लीटली फैमिन फ्री रखने में।
और अगर आप फिगर्स को ट्रैक करें तो सदियों तक यही चलता रहा। 1 एडी हो, 1000 एडी हो या 1700 एडी, भारत की आबादी हमेशा से चाइना के शेयर से ज्यादा ही थी। सोचने वाली बात है, हजारों सालों तक इस यूनिक ज्योग्राफी ने प्रैक्टिकली एक ऐसी आबादी को सस्टेन किया जो चाइना से भी बड़ी थी। ये कोई एक्सीडेंटल ग्रोथ नहीं, बल्कि नेचर का डिजाइन था। पर इस हजारों साल के नेचुरल फ्लो में एक डार्क हिस्टोरिकल एनोमली आई। 1770 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने 25 बड़े अकाल देखे और इनमें करीब 30 से 35 मिलियन यानी 3 से 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये एक ऐसा झटका था जिसने उस हजारों साल पुरानी नेचुरल एग्रीकल्चरल हार्मनी को बुरी तरह से तोड़ दिया। इन फैमिन्स के स्केल को समझने के लिए एक कंपैरिजन देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, जिसे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेवास्टेटिंग युद्धों में गिना जाता है, उसमें लगभग 8.5 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी और ब्रिटिश पॉलिसीज के द्वारा आई इन फैमिन्स में डेथ टोल उससे करीब 4 गुना ज्यादा था। ये डायरेक्टली दिखाता है कि जब कोई एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम नेचर के नेचुरल बैलेंस को मैनिपुलेट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने एक्सट्रीम हो सकते हैं। 1943 के बंगाल फेमीन को ही ले लीजिए। एक ही झटके में 3 मिलियन लोग मारे गए। और पता है क्यों? इसलिए नहीं कि जमीन ने अनाज उगाना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस अनाज को फोर्सफुली डाइवर्ट करके वर्ल्ड वॉर 2 के सैनिकों के लिए स्टॉकपाइल कर लिया गया था। यह एंटायरली एक मैनमेड डिजास्टर था, ज्योग्राफिकल फेलियर बिल्कुल नहीं। आजादी के बाद फाइनली चीजें ट्रैक पर आना शुरू हुई। 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ने आधुनिक टेक्निक्स और पॉलिसीज को वापस इस नेचुरली फर्टाइल लैंड के साथ अलाइन कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे नेचर अपनी खोई हुई कैपेसिटी वापस गेन कर रही हो, और इसी का नतीजा था कि 1981 तक आबादी तेजी से रिकवर हुई और लगभग दुगनी हो गई। अब यहां एक बहुत बड़ा माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट आता है। नंबर 1.9। आज की डेट में भारत की फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.9 पर आ चुकी है। ये नेचुरल रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 होता है उससे भी नीचे है। मतलब आबादी का जो एक्सप्लोजन हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअली वो अब वैसा नहीं हो रहा है। यूएन की प्रोजेक्शंस भी इसी ट्रेंड को सपोर्ट करती हैं। उम्मीद है कि 2060 के आसपास पॉपुलेशन अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंचेगी और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। बेटर हेल्थ केयर, बढ़ती लिटरेसी और अवेयरनेस अपना काम कर रही हैं। जिसे हम एक अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन बॉम्ब समझते थे, वो इफेक्टिवली अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहा है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है, और यही सबसे अलार्मिंग पार्ट है। जो ज्योग्राफी हजारों सालों से हमारा सबसे बड़ा वरदान थी, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स आज 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। सूखे, फॉरेस्ट फायर्स और ड्रामेटिकली गिरता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, हम प्रैक्टिकली उस नेचुरल सेटअप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसने हमें इतने सालों तक जिंदा रखा। सो द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ एक एनवायरमेंट इशू नहीं है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अर्जेंटली वार्न किया है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का वाटर लेवल ड्रास्टिकली गिरेगा। और ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये इस पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन की लाइफलाइंस हैं। इनके सूखने का मतलब है एक पूरी सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हिल जाना। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मोड पर लाके खड़ी कर देती है। जिस यूनिक ज्योग्राफी ने एक हजारों साल पुरानी सभ्यता को बनाया, उसकी विशाल आबादी को सहारा दिया, क्या फ्यूचर में यही ज्योग्राफी हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमारे ही पतन का कारण बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके बारे में हम सबको सीरियसली सोचना ही होगा। थिंक अबाउट इट।